Hello students, myself Benakadia from शिवालय लाइव क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस। मैं यहाँ एग्रीकल्चर के लिए हूँ। एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, एग्रीकल्चर की क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के अंदर अपना 12th एग्रीकल्चर फाउंडेशन चल रहा है और 12th एग्रीकल्चर फाउंडेशन में जो चैप्टर्स आपके 12th से रिलेटेड हैं और उनसे रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके यहाँ पर क्लियर किए जा रहे हैं। यानी कि आपका 12th के साथ में जो 12th में जो मैटर है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और उसके साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे क्लियर हो। तो जो आपको जो आप लेक्चर देख रहे हैं या लेक्चर को स्टडी कर रहे हैं, जो आपको पीडीएफ भी दिया जा रहा होगा, पीडीएफ से जो आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट करें। और इसके अलावा जो लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट आप सुनते हैं उसे थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि कॉन्सेप्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन आते हैं तो हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है हमें आंसर याद है लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं है, कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका आंसर ये होगा या ये होगा। तो इस चीज़ की जानकारी के लिए इस चीज़ को थोड़ा सा बिल्कुल परफेक्ट बनाए रखने के लिए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे और आंसर पे हम बिल्कुल कंफर्म हो, एग्जैक्ट हो कि हमारा यही आंसर होगा, तो उसके लिए जरूरी है कि आप लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखें और ध्यान से उसकी स्टडी करें। क्योंकि छोटे छोटे सब कॉन्सेप्ट होते हैं, हमारा जेट जैसा एग्जाम है, आईसीआर एग्जाम है या बीएचयू एग्जाम है, इस तरह के जो होने वाले एग्जाम है इनमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आता, लेकिन जुड़े हुए कॉन्सेप्ट से होते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अभी आज अपना जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ। इरिगेशन जनरली हम अगर खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो शायद हम जानते होंगे कि एग्रीकल्चर वो इरिगेशन है क्या। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिटी में रह रहे हैं, जिन्होंने कभी फार्म या एग्रीकल्चर लैंड देखा ही नहीं है, तो उन्हें ये समझ में आता है कि सिंचाई का मतलब पानी देना तो है, लेकिन एग्रीकल्चर वास्तव में उसे डिफाइन कैसे करें। कि हमारे सामने कई बार समस्याएं ये होती है कि जो एग्रीकल्चर कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने खूब देखी हुई हैं और या उनके बारे में अच्छी तरह हम जानते हैं, चाहे वो हमने टीवी पर देखा हो, सोशल मीडिया पर देखा हो या हमने आते जाते रास्ते में देखा हो, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी हुई है। लेकिन जब डिफाइन करने की बात आती है, डेफिनेशन देने की बात आती है, क्योंकि हमारा चूंकि 12th बोर्ड है, डिस्क्रिप्टिव जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो भी आएंगे। अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो हम जानते हैं, लेकिन वो सही शब्दों का यूज नहीं कर पाते उसको डेफिनेशन देने के लिए। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब हम सही ढंग से सही शब्दों का सही तालमेल बिठा करके एक परिभाषा नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। हमारा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हो और एग्जैक्ट हो, उसी में हमें नंबर अच्छे मिलते हैं। उसे रटने की आवश्यकता नहीं है, उसे आप अपने शब्दों में लिखें, समझ करके लिखें, तो उससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, उन शब्दों को पकड़ें, उन शब्दों में कहीं टर्म की प्रॉब्लम आती है तो वो टर्म आप जरूर क्लियर करें, चाहे वो कमेंट करके हमें क्लियर करें, लेकिन क्लियर जरूर होना चाहिए जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार हों और सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए भी तैयार हो। हमारे यहाँ दोनों तरह के क्वेश्चन तैयार हो जाने चाहिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है 12th बोर्ड के एग्जाम में इससे कोई बाहर नहीं जाने वाला है, जेईटी आईसीआर के एग्जाम में इससे कुछ बाहर नहीं जाने वाला है। इसलिए आपको अपने सराउंड इधर उधर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जो आपको लेक्चर आप जिसको अटेंड कर रहे हैं इस लेक्चर ध्यान से पढ़ते रहे। तो यहाँ इरिगेशन है क्या है, आर्टिफिशियल मेथड है किसको, पौधों को जल सप्लाई करने का, यानी कि आर्टिफिशियली पौधे को वाटर सप्लाई करना क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। तो यहाँ पर दो चीज ध्यान रखनी है, क्या, एक तो आर्टिफिशियल मेथड, और आर्टिफिशियल मेथड से क्या करना है, वाटर सप्लाई। अब कितनी करनी है, प्लांट के अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू नीड। और कब करनी होगी, जब प्लांट में वाटर की डेफिशिएंसी हो।
इन सब शब्दों को अगर क्रम में जोड़ा जाए, एक तरीके से जोड़ा जाए, तो हम इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। यानी कि एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे पौधे को आर्टिफिशियली रूप से अकॉर्डिंग टू प्लांट नीड जो वाटर सप्लाई की जाती है, कब वाटर की डेफिशिएंसी होने पर, उसको हम कहते हैं इरिगेशन। यानी कि इरिगेशन का मतलब नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियली पौधे प्लांट को वाटर सप्लाई करना है। जो मेथड, ये एक्टिविटी होती है या जो हमारी ये प्रोसेस है आर्टिफिशियली वाटर सप्लाई करना प्लांट को उसकी नीड के अकॉर्डिंग, तो वो कहलाता है इरिगेशन। अब बात आती है इरिगेशन जो टर्म है, ये टर्म क्या है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। तो यहां पर एक हमारा क्वेश्चन बन जाता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है कि जो इरिगेशन है वो किस भाषा का, किस लैंग्वेज का वर्ड है। तो कौन सी लैंग्वेज है, लैटिन, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो वर्ड हैं वो लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज से लिए हुए हैं। तो जितनी टर्म आती हैं उनमें लैंग्वेज या ग्रीक टर्म का ही यूज होता है। तो यहाँ पर ये लैटिन लैंग्वेज से ली गई टर्म है इरिगेशन। और अब बात आती है कि इरिगेशन जो आर्टिफिशियली हम प्लांट को वाटर सप्लाई कर रहे हैं, इस प्रोसेस या इस मेथड या इस सिस्टम का फादर कौन है, इनके जनक कौन है, फादर कौन है। तो इनके फादर हैं जो एग्रीकल्चर के, वो सॉरी इरिगेशन के, हैंसन। हैंसन क्या है, फादर ऑफ इरिगेशन। ये सेकंड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज के लिए, जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए। पहला यहाँ पर आप ये चीज याद रखेंगे कि इरिगेशन है लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है। दूसरा सेकंड जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिए कि फादर ऑफ इरिगेशन कौन है, या हैंसन किस सिस्टम या किस प्रोसेस के फादर कहे जाते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि इरिगेशन ऑफ वाटर, जो इरिगेशन है उसके फादर हैं हैंसन। दो क्वेश्चन हो गए आपके एमसीक्यूज के। और ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं बेटा उनको आप अपनी कॉपी के ऊपर जो व्हाइट मार्जिन होता है उस मार्जिन पर जरूर नोट करते रहें, जिससे आप पेज पलटते हैं, टर्न करते हैं, पेज को टर्न करते समय आपको ये देख करके ही याद हो जाएगा। यानी कॉपी के बीच में लिखने की आवश्यकता नहीं है, इनको कॉपी के ऊपर मार्जिन में आप नोट करते रहें। नेक्स्ट आता है इसके बाद में कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर, राजस्थान में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें इरिगेटेड एरिया 94 लाख हेक्टेयर है। यानी कि हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड है राजस्थान में उसमें से 94 लाख हेक्टेयर सॉइल का, सॉइल में इरिगेशन के द्वारा क्रॉप ली जाती है। यानी कि टोटल इरिगेटेड एरिया ऑफ राजस्थान कितना है, 94 लाख हेक्टेयर, टोटल इरिगेटेड एरिया इन राजस्थान। अब बात आती है इसके बाद में कि ऑब्जेक्ट ऑफ इरिगेशन क्या है। ऑब्जेक्ट ऑफ इरिगेशन या नीड ऑफ इरिगेशन। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हमारे इरिगेशन की आवश्यकता क्यों है, नीड क्यों है, या इरिगेशन का उद्देश्य या ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हमें इरिगेशन करनी चाहिए, इरिगेशन का क्या रोल है एग्रीकल्चर के अंदर। तो इस चीज की जानकारी हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ये जरूर ध्यान रहे कि चाहे आपसे नीड ऑफ इरिगेशन पूछा जाए या आपसे ऑब्जेक्ट ऑफ इरिगेशन पूछा जाए, पॉइंट्स इसके यही होंगे जो मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला है कि प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, पहला पॉइंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ
for the development and growth of plant। यानी कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है। कैसे आवश्यकता पड़ती है? ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या रोल है वाटर का? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी लिविंग सेल या कोई भी लिविंग एनिमल, प्लांट, इन सब की बॉडी के अंदर, बॉडी की जो सबसे छोटी इकाई है, छोटी यूनिट है, वो है हमारी सेल। और सेल का मेन पार्ट है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट है या मेन फैक्टर है वो है वाटर। अतः ऐसी स्थिति में या इस पोजीशन के अंदर प्लांट में डेवलपमेंट में और प्लांट की ग्रोथ में क्या रोल होगा वो मैं यहां बता देता हूं। प्लांट को जब प्रॉपर वाटर सप्लाई होती है तो वाटर सप्लाई से क्या होगा, उसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, यानी कि उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशंस है, वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर मौजूद हैं। और सॉइल के अंदर जो प्रेजेंस हैं, जितने भी सॉइल वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के अंदर मौजूद हैं। अब सॉइल से प्लांट तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एक मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी, और वो मीडियम क्या है? वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं। अब जब वाटर में ये मिनरल्स डिजॉल्व हो गए, डिजॉल्व होने के साथ जैसे प्लांट की रूट ऑब्जर्व करेगी इसको, तो वाटर के साथ क्या पहुंच जाएंगे? प्लांट न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाएंगे। और हम जानते हैं न्यूट्रिशन हमारी पहली आवश्यकता है। न्यूट्रिशन के बिना हम ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर सकते। हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर जब भी न्यूट्रिशन की कमी होती है या उनकी डेफिशिएंसी होती है, जब भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी तो उनके अंदर डिसऑर्डर या डिजीज जरूर डेवलप हो जाएंगे। और ऐसे डिजीज और जो डिसऑर्डर्स हैं उनको रोकने के लिए जरूरी है कि वाटर की सप्लाई प्रॉपर हो और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई प्रॉपर हो। तो वाटर की सप्लाई प्रॉपर होगी तो सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो प्लांट तक पहुंच जाएंगे। और जब प्लांट तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएंगे तो प्लांट्स कैसा होगा? हेल्दी होंगे प्लांट्स। और प्लांट्स हेल्दी होंगे तो उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। और ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा है तो उसका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। चूंकि हमारा जो मेन टारगेट है, मेन हमारा एम है वो क्या है? प्रोडक्शन। जितने भी हम क्रॉप उगाते हैं उनका मेन मोटो, मेन टारगेट, मेन ऑब्जेक्ट हमारा होता है प्रोडक्शन। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर प्लांट के अंदर वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो वहां पर हमें आर्टिफिशियली वाटर सप्लाई करनी है। और वो वाटर सप्लाई करके ही हम प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रॉपर रख सकते हैं और उससे हम अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर पौधे के या प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, अच्छे प्रोडक्शन को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की, यानी इरिगेशन की। तो पौधे को इरिगेशन या पौधे को वाटर सप्लाई करना बहुत जरूरी है, जिससे पौधे के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर बना रहे। सेकंड आता है ड्रॉट, यानी कि जब बरसात यानी रेनफॉल बिल्कुल नहीं होती, बहुत कम होती है या मिनिमम होती है, तो इस पोजीशन में क्या होगा? पौधे के अंदर पानी की या वाटर की कमी होने लगेगी। और पौधे के जब अंदर वाटर की कमी होगी तो उस स्थिति में क्या होगा? पौधे का ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अतः जिस समय सूखा, जिसे हम कहते हैं सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, ऐसी स्थिति में या बारिश जो रेनफॉल है वो बहुत कम हो रही है, ड्रॉट एरिया है या ड्रॉट की कंडीशन है, तो ऐसी स्थिति में हम इरिगेशन के द्वारा अपनी क्रॉप को
सेव रख सकते हैं, और उससे बहुत अच्छा ना सही कि अगर हम वाटर सप्लाई प्रॉपर कर रहे हैं तो अच्छा मिलना ही है, लेकिन अगर वाटर सप्लाई थोड़ी कम भी है तो हमें कुछ प्रोडक्शन जरूर मिल जाएगा। अतः अपनी क्रॉप को ड्रॉट से सेफ रखने के लिए हमें क्या करना होगा, इरिगेशन करनी होगी। अतः ड्रॉट से बचाने के लिए भी इरिगेशन की आवश्यकता होती है, नीड है, रिक्वायरमेंट है इरिगेशन की। नेक्स्ट है इसके बाद में टिलेज। टिलेज का मतलब है सॉइल के अंदर की जाने वाली प्रोसेस। चाहे हम मृदा को, सॉइल को पलट रहे हैं, चाहे हम सॉइल को पलटने के अलावा सॉइल की टिलेज कर रहे हैं, जुताई जिसे हम कहते हैं साधारण भाषा में जुताई, गुड़ाई, तो ये इस तरह का हम जो भी सॉइल के अंदर प्रोसेस कर रहे हैं, सॉइल के अंदर कौन सी प्रोसेस जो किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड है। जब क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो रिक्वायर्ड सॉइल में की जाने वाली एक्टिविटी है उनको हम कहते हैं टिलेज। इन टिलेजेस को अगर आपने 11th में पढ़ा हो तो कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। टिलेज के टाइप्स दिए हुए थे अकॉर्डिंग टू सॉइल, अकॉर्डिंग टू सॉइल। फर्स्ट था प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज का मतलब है सीड की सोइंग से पहले पहले, बिफोर सीड सोइंग। सीड की सोइंग से पहले पहले जो भी टिलेज की जाती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी टिलेज। फॉर एग्जांपल जैसे बेड सीड बेड बनाना, इसके अलावा बेड्स प्लांट के लिए कैनाल्स बनाना इरिगेशन के लिए, इस तरह के जो भी पहले जो सीड सोइंग से पहले जो कार्य किया जाता है वो सारा क्या कहलाता है, प्राइमरी टिलेज। लेकिन किससे रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड। यानी वापस मैं रिपीट करता हूं, सीड सोइंग से या सीड की सोइंग करने से पहले पहले सॉइल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी की जाती है, सॉइल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी की जाती है वो सारी एक्टिविटीज प्राइमरी टिलेज कहलाती है। सेकंड आता है सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज क्या है? सेकेंडरी टिलेज का मतलब है आफ्टर सोइंग ऑफ सीड, आफ्टर सोइंग ऑफ सीड टू हार्वेस्टिंग। यानी कि सीड की सोइंग करने से लेकर के और क्रॉप की हार्वेस्टिंग तक, यानी जब हमारी क्रॉप पक करके तैयार हो जाती है और उसका जो प्रोडक्शन है वो हमें जब मिलने लगता है या मिलने के लिए तैयार है, तो उस समय क्रॉप की जो हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं, वो हार्वेस्टिंग तक के बीच में जितनी भी प्रोसेस की जाती है सॉइल से रिलेटेड वो कहलाती है सेकेंडरी टिलेज। वापस ध्यान दें, आफ्टर सोइंग ऑफ सीड से लेकर हार्वेस्टिंग तक के बीच में की जाने वाली सारी सॉइल रिलेटेड प्रोसेस क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी टिलेज। तो ये तो हमारी क्रॉप की सोइंग यानी सीड की सोइंग के बेस पर हो गया दो पार्ट। इसी के साथ ही आगे नेक्स्ट है मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज का मतलब है कि जहां पर सॉइल का इरोजन थोड़ा ज्यादा होता है, औसत से एवरेज से ज्यादा होता है, वहां पर हम मिनिमम टिलेज करते हैं। क्योंकि टिलेज क्या करता है, सॉइल इरोजन को इंक्रीज करता है। सॉइल इरोजन को इंक्रीज होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर मिनिमम टिलेज करते हैं। मिनिमम टिलेज करके यानी कि इसका सीधा सीधा ऑब्जेक्ट है कि किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए टिलेज इतना मिनिमम कर देना, इतना मिनिमाइज कर देना, कम कर देना कि क्रॉप प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर क्रॉप प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इतना मिनिमम टिलेज कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं मिनिमम
टिलेज, यानी कि किसी क्रॉप के प्रोडक्शन पर उस टिलेज को मिनिमाइज करने का कोई इफेक्ट ना पड़े, उस लेवल तक मिनिमाइज कर देना, तो उसे हम कहेंगे मिनिमम टिलेज। इसके बाद में आता है मैक्सिमम टिलेज। कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनमें टिलेज की हमें बहुत अधिक आवश्यकता होती है, यानी उन्हें टिलेज की बहुत अधिक रिक्वायरमेंट होती है। अतः ऐसी स्थिति में वहां पर टिलेज प्रोसेस काफी ज्यादा, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है, जिससे हमें बार बार टिलेज की जरूरत पड़ती है। अतः इसको हम कहेंगे, अगर किसी क्रॉप को एवरेज से ज्यादा टिलेज की आवश्यकता पड़ती है तो उसे हम कहते हैं मैक्सिमम टिलेज। और इसके बाद में आता है जीरो टिलेज। जैसा नाम से हमें दिख रहा है, जीरो का मतलब बिल्कुल नहीं। ऐसी कुछ क्रॉप होती हैं जिनमें हमें किसी टिलेज की या टिलेज को बिल्कुल नहीं करने की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा किन जगहों पर किया जाता है ये जानना जरूरी है। जहां सॉइल का एरोजन बहुत ज्यादा होता है, सॉइल का एरोजन बहुत ज्यादा होता है, वहां पर हम जीरो टिलेज करते हैं। कि जीरो टिलेज, अभी मैंने बताया जीरो टिलेज, वो टिलेज क्या करता है, सॉइल एरोजन को इंक्रीज करता है। अतः सॉइल एरोजन को कंट्रोल करने के लिए वहां पर जो क्रॉप ग्रो की जाती है वो जीरो टिलेज होती है, यानी वहां पर सॉइल से रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं की जाती है, डायरेक्ट सीड की सोइंग की और हार्वेस्टिंग की, इस बीच में कोई सॉइल रिलेटेड प्रोसेस नहीं होगा, तो उसे हम कहते हैं जीरो टिलेज। वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। ये आपका 11th में पढ़ा हुआ पार्ट होगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से या एमसीक्यू से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जीरो टिलेज कब की जाती है या प्राइमरी टिलेज कब होगी। इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। तो टिलेज के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, इरिगेशन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि टिलेज करने से हम क्यों कर रहे हैं, हम क्रॉप के प्रिपरेशन के लिए, और क्रॉप प्रिपरेशन के लिए सॉइल के अंदर मॉइस्चर होना जरूरी है। और जब सॉइल के अंदर मॉइस्चर होगा तभी हम टिलेज करेंगे, जब भी हम क्रॉप के लिए सॉइल को प्रिपेयर भी कर पाएंगे। अतः सॉइल के अंदर मॉइस्चर बनाए रखने के लिए या टिलेज के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, इरिगेशन की आवश्यकता होगी, जिससे सॉइल को वाटर की सप्लाई मिल सके और उसके अंदर मॉइस्चर मौजूद हो सके। नेक्स्ट आता है सॉइल के टेम्परेचर को रेगुलाइज करने के लिए, सॉइल टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जब हम जानते हैं किसी गर्म सरफेस पर या हॉट सरफेस पर हम पानी को डाल देते हैं तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ठंडा पानी अगर हमने किसी सतह पर डाल दिया, किसी सरफेस पर डाल दिया, तो उससे क्या होगा, वहां का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अब हम जानते हैं हमारे पास क्ले मृदा या क्ले सॉइल या लोमी सॉइल या सैंडी सॉइल, तीन तरह की जो मेनली हमारे पास सॉइल होती हैं, उन सॉइल में ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है। कई बार आपने देखा होगा, एग्जांपल में बता देता हूँ, हम सभी 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं। 2 व्हीलर को आप धूप में खड़ा कर देते हैं, सीट काली होती है और बहुत तेज गर्म हो जाती है। उतना टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का नहीं होता, लेकिन उस सीट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब हम उस पर हाथ रखते हैं, बैठते हैं, तो हमें बहुत तेज गर्म महसूस होता है। इसका रीजन क्या है, जो ब्लैक बॉडी होती है वो टेम्परेचर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, लाइट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, और जो चमकीली सतह ब्राइट सरफेस होती है वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पर अगर ब्लैक सॉइल है तो वो क्या करेगी, टेम्परेचर को बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करेगी, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जब सॉइल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसके अंदर जो मौजूद माइक्रोब्स हैं वो क्या करेंगे, वो डेड होने लगेंगे, जिससे हमारा ऑर्गेनिक मैटर से ह्यूमस में कन्वर्जन नहीं हो पाएगा और प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। अतः टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और जब सॉइल का टेम्परेचर हम जब कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, वाटर की।
और वाटर हम किससे देंगे? इरिगेशन से। यानी कि इरिगेशन के द्वारा हम सॉइल के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप जानते हैं गर्म चीज पर ठंडा यानी नॉर्मल जल हम डाल दें तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। यहाँ भी यही प्रोसेस होगा। ब्लैक सॉइल अगर गर्म हो रही है उसमें माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स को एक्टिव बनाए रखने के लिए या उनको वर्किंग बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा? वाटर सप्लाई देनी ही देनी होगी, यानी इरिगेशन करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है इसके बाद में सॉइल से साल्ट को रिमूव करने के लिए सॉइल से साल्ट को रिमूव करने के लिए कैसे करेंगे? ये चीज आप देखें कि आपने सभी स्टूडेंट्स ने किचन में काम किया होगा और उस चीज को मैं प्रैक्टिकली आपके सामने बता देता हूँ। कई बार आपने देखा होगा किसी पात्र के अंदर, किसी पॉट या क्या नाम है भगोनी के अंदर आप पानी रखें और पानी को गर्म करते रहें, वो क्या होगा? वेपोराइज होगा, वाष्पीकरण होगा, उसका वेपोराइज होता रहेगा और लास्ट में पानी खत्म होने के बाद में उस सरफेस को देखें, उस पात्र के, उस बर्तन की सरफेस को देखें तो उस बर्तन की सरफेस पर एक सफेद सफेद लेयर बनी हुई दिखाई देगी। आपने कभी पानी गर्म किया होगा, पानी गर्म करने पे वो वाष्पीकृत होता है तो किनारे किनारे पर दिखाई देगा। अगर पूरा वाष्पीकृत हो जाएगा तो उसमें एक सफेद लेयर दिखाई देगी। वो सफेद लेयर क्या है? व्हाइट लेयर। वो सॉल्ट्स हैं। वो सॉल्ट्स कहाँ से आए? वो वाटर के अंदर डिजॉल्व थे। अब वेपोराइज होने में क्या हुआ? वेपोराइज होने में सिर्फ वाटर आपका वेपोराइज हुआ है, ना कि सॉल्ट्स आपके वहीं रह गए। तो अब इसी तरीके से सलाइन जो सॉइल होती है उसका फॉर्मेशन भी इसी प्रोसेस से होता है। जहां पर वाटर इधर उधर से आकर के भर जाता है तो वो अपने साथ में काफी सारे सॉल्ट्स लेकर के आता है और वो सॉल्ट्स जब जिस जगह पे भरा हुआ पानी, जहां जब भरा हुआ है वो पानी जब वेपोराइज होगा, वो वाटर वेपोराइज होगा तो उस स्थिति में क्या होगा? सॉल्ट्स वहीं रह जाएंगे और वो सॉल्ट्स वहीं रह जाएंगे तो वहां पर एक मिट्टी के ऊपर, उस सॉइल के ऊपर एक सफेद लेयर, व्हाइट लेयर दिखाई देगी। उस सॉइल पर कैसी व्हाइट लेयर दिखाई देगी? वो व्हाइट लेयर किसकी है? सॉल्ट्स की है। अब इनको रिमूव करना है। ये तो हो गया इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, सलाइन सॉइल का या सॉइल के ऊपर सलाइन लेयर का। अब इसको रिमूव करना है तो हमने क्या किया? उस जगह पर पानी वापस भर दिया। पानी भरने के बाद में थोड़ा सा चर्निंग पानी को उथल-पुथल किया और उसके बाद में उस पानी को वापस ड्रेन कर दिया। ड्रेन करने से पहले जब हमने जो उथल-पुथल किया था उससे क्या हुआ? जो उसके ऊपर सॉल्ट्स थे वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो गए और उस पानी को जब ड्रेन किया तो उसी के साथ क्या हो गया? सॉल्ट्स भी बाहर चले गए। इससे क्या हुआ? हमारी जो सॉइल है, जो सलाइन सॉइल है या उसके ऊपर सॉइल के ऊपर जो व्हाइट लेयर है सॉल्ट्स की, वो क्या हो गई? रिमूव हो गई। उसको रिमूव करने के लिए ये जरूरी है कि हम इरिगेशन करें। अतः इरिगेशन का नेक्स्ट ऑब्जेक्ट या नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस या रोल है वो क्या है? सॉल्ट्स को रिमूव करना। किससे? सॉइल से। नेक्स्ट इसके बाद में है माइक्रोब्स को एक्टिव बनाए रखने के लिए, फॉर द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक्टिव बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उन माइक्रोब्स का क्या करें? उनको वाटर सप्लाई देते रहें जिससे वो एक्टिव बने रहें। क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि जो भी माइक्रोब्स हैं, चाहे वो प्लांट बॉडी है, चाहे ह्यूमन बॉडी है, एनिमल बॉडी है, सभी की जो सबसे जो सूक्ष्म इकाई है, छोटी इकाई है, माइक्रो यूनिट है, वो है हमारी सेल। और सेल का मेन कंपोनेंट, मेन पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट है वाटर। जब तक वाटर सप्लाई मिलती रहेगी सेल अलाइव रहेगी और जैसे ही वाटर सप्लाई रुक गई और वाटर की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो गई, सेल डेड हो जाएगी। अतः इन माइक्रोब्स को जिंदा रखने के लिए, अलाइव बनाए रखने के लिए, एक्टिव बनाए रखने के लिए भी हमें इरिगेशन की आवश्यकता होती है। अब ये माइक्रोब्स करते क्या हैं? ये चीज आप देख लें
माइक्रोब्स का रोल है सॉइल के अंदर, यहां उन्हीं माइक्रोब्स को एक्टिव बनाए रखते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जिनका हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो यह माइक्रोब्स का रोल देखें, ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल के अंदर। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है जो वेजिटेशन से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं, यानी कि प्लांट्स पार्ट्स, एनिमल बॉडी, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग पार्ट्स हैं, उनका एक ऐसा रेजिड्यू जो सॉइल के अंदर पड़ा हुआ है। अब वो रेजिड्यूज क्या होगा, वो रेजिड्यूज हम सीधे या उस रेजिड्यू से सीधे प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्राप्त नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं कहूँ कि हमें विटामिन चाहिए, तो विटामिन हम मार्केट से लेकर खा लें तो उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम किसी फूड के साथ में ना खाएं या उसे सिंपल फॉर्म में ना खाएं। तो ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल फॉर्म में बदलना है, तो उस सिंपल फॉर्म में बदलने की प्रोसेस क्या है, डिकम्पोजिशन। साधारण भाषा में इसे कहते हैं सड़ना लगना। जब ऑर्गेनिक जो मैटर है वो सॉइल के अंदर मौजूद है, सॉइल के अंदर जो मौजूद है ऑर्गेनिक मैटर, उसका डिकम्पोजिशन होगा। ये डिकम्पोजिशन कौन करेगा, यही डिकम्पोजिशन माइक्रोब्स करेंगे, यानी कि बैक्टीरिया करेंगे, जिससे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ह्यूमस में। और ह्यूमस क्या है, जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है यहाँ पर। और जब ये सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं तो प्लांट के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और जब तक ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेंगे तब तक प्लांट्स उसे आसानी से या इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अतः ऑर्गेनिक मैटर जितना भी है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जंतुओं का शरीर हो, कोई डेड बॉडी उनकी पड़ी हो, एनिमल्स की, किसी इंसेक्ट्स की, वो जब तक ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक प्लांट उससे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त नहीं कर सकता। अतः ऑर्गेनिक मैटर का माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोजिशन करना और डिकम्पोज करने के बाद में ह्यूमस में कन्वर्ट करना और ह्यूमस से प्लांट द्वारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना, ये पूरा साइकिल है। और इस साइकिल को बनाए रखने के लिए हमें सॉइल के अंदर माइक्रोब्स की एक्टिविटी बनाए रखनी होती है। और इस एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए, इस एक्टिविटी को एक्टिव रखने के लिए या माइक्रोब्स को एक्टिव रखने के लिए हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि वाटर की सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ऑर्गेनिक मैटर हमारे लिए जब तक कोई बेनिफिट नहीं रखता जब तक कि वो ह्यूमस में कन्वर्ट ना हो। जब ह्यूमस में कन्वर्ट होगा तो ही ये हमारा ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स के लिए क्या होगा, लाभदायक होगा, बेनिफिशियल होगा, यूजफुल होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन। यानी कि इरिगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। इरिगेशन की इंपॉर्टेंस में पहला पॉइंट आता है कि जो हमारी सेल है, जैसा मैंने अभी थोड़ा सा बताया था आपको कि हमारी जो सेल है उसका मेन पार्ट है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म का मेन पार्ट है, मेन कंपोनेंट है वाटर। यानी कि प्लांट सेल का मेन पार्ट है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म का मेन पार्ट है वाटर। अतः किसी भी प्लांट्स को, कोई भी प्लांट है, उसे एक्टिव या जीवित बनाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, एक्टिव बनाए रखने के लिए उसे क्या करना होगा, वाटर सप्लाई करनी होगी, जिससे उसके सेल को, साइटोप्लाज्म को पूरा जितना एनफ वाटर है वो मिल सके, यानी कि एसेंशियल वाटर उसे मिल सके।
तो इसके लिए भी हमें इरिगेशन की आवश्यकता होती है। सेकंड है प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए, फॉर द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। यानी कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और प्रोडक्शन के लिए, जैसा मैंने यहां बताया कि प्लांट की ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन, ये इन सब के लिए जरूरी है कि प्लांट के अंदर मॉइस्चर मौजूद हो, वाटर मौजूद हो। यहाँ पर मैं इसको एक और चीज बता देता हूँ कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो आपने पढ़ा होगा। यहाँ मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ, जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन। अगर कोई भी प्लांट है तो उसे फूड की, यानी कोई भी लिविंग मटेरियल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके लिए, उसे जिंदा रहने के लिए, उसे सरवाइव करने के लिए या उसे अपने आप को एक्टिव बनाए रखने के लिए पहली रिक्वायरमेंट, चाहे वो हमारी हो या किसी इंसेक्ट की हो, किसी एनिमल की हो, किसी प्लांट की हो, वो होती है फूड। यानी इनडायरेक्टली कहें तो इनडायरेक्टली क्या है, न्यूट्रिएंट्स। ये फूड से हमें क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो इनकी हमें आवश्यकता होती है। अब बात आती है इनकी आवश्यकता किसके लिए, हमें एनर्जी के लिए। एनर्जी क्या करेगी, एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर होने वाली भी जितनी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, उनको चालू रखने के लिए, उनको कंटिन्यू रखने के लिए, उनको रेगुलाइज करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अब बात आती है कि फोटोसिंथेसिस में ऐसा क्या हो रहा है। फोटोसिंथेसिस के लिए उसे किन किन चीजों की जरूरत है, एक तो CO2, दूसरा वाटर और तीसरा लाइट। लाइट से उसे, लाइट, उसका जो लाइट है, सनलाइट, उसका यूज होता है, यानी कि उसका यूज वो क्या करेगा, केमिकल एनर्जी के लिए। लाइट को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। और H2O और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इससे वो बनाएगा, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट उसे मिल रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों एलिमेंट से मिलकर के बनता है कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, यही कार्बोहाइड्रेट प्लांट का फूड है, जिससे उसे एनर्जी मिलेगी। हम जानते हैं हमारे जो फूड एनर्जी सोर्स है वो प्रोटीन, फूड और कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन बहुत इनिशियल स्टेज पर, और कार्बोहाइड्रेट और फैट है वो हमें इंस्टेंट जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, जिसमें इंस्टेंट सबसे जल्दी, सबसे तेज, सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद में फैट, और जब कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ना हो तो प्रोटीन एनर्जी सप्लाई करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए CO2 की जरूरत है, कार्बन H2O की जरूरत है, लाइट की जरूरत है। लाइट को वो केमिकल के एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और CO2 और H2O से क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, जो प्लांट का फूड है। इस फूड को बनाने के लिए, ये फूड प्लांट्स को मिलेगा तो उसकी ग्रोथ भी होगी, डेवलपमेंट भी होगी और उससे प्रोडक्शन भी होगा। अतः इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी हम यहाँ देख रहे हैं कि वाटर की रिक्वायरमेंट है। अतः वाटर की रिक्वायरमेंट के लिए या वाटर की सप्लाई के लिए हमें क्या करना होगा, इरिगेशन करनी होगी, जिस समय सॉइल में एसेंशियल जितना वाटर चाहिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमें, या ऐसी पोजीशन में हमें क्या करना होगा, इस कंडीशन में हमें इरिगेशन करनी होगी, जिससे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस और प्लांट का ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पूरा हो। नेक्स्ट इसके बाद में आता है प्लांट के अंदर विल्टिंग पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए। अब विल्टिंग पॉइंट है क्या है, विल्टिंग पॉइंट को मैं यहां समझा रहा हूं, रिमूव में इसलिए नहीं कर रहा हूं, इसे किसी को
क्लियर इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको जो चीज दिख रही है वो चीज हो सकता है कि आपके काम की हो, आप उसे नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर विल्टिंग पॉइंट होता क्या है? कोई भी प्लांट जब उसे वाटर सप्लाई पूरी नहीं मिल पाती है तो विल्टिंग पॉइंट की कंडीशन में आ जाता है। साधारण भाषा में बताऊं, एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि पौधे का मुरझा जाना। जब पौधे के अंदर पानी की कमी होती है तो पौधा क्या करता है, या पौधा कैसा दिखने लगता है? मुरझाया हुआ। अगर हमें भी बहुत तेज प्यास लगती है तो हमारे अंदर भी हमारी शीतलता आने लगती है, शरीर का एक्टिवनेस खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बिल्डिंग पॉइंट भी क्या है? जब प्लांट के अंदर वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, जितने वाटर की रिक्वायरमेंट है उस वाटर की कमी होने लगती है तो प्लांट किस कंडीशन में आ जाता है? विल्ट कंडीशन में, यानी विल्टिंग की पोजीशन में आ जाता है, यानी पौधा मुरझा जाता है। ये विल्टिंग पॉइंट 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब है कि जब प्लांट मुरझा जाए, पौधा मुरझा जाए, प्लांट के मुरझाने पर अगर उसे पानी दे दिया जाए, यानी कि उसकी सिंचाई कर दी जाए, इरिगेशन कर दी जाए और वो वापस सही हो जाए, यानी स्वस्थ हो जाए, हेल्दी हो जाए, जैसा पहले था वैसा हो जाए, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। यानी कि प्लांट है वो विल्ट है और उसको हल्की इरिगेशन या लाइट इरिगेशन दी गई, वाटर सप्लाई दिया गया और उसके बाद वो वापस अपनी कंडीशन में आ गया, यानी कि बिल्कुल टर्जिड कंडीशन में आ गया। तो ऐसे इसका मतलब है कि प्लांट के अंदर वो कौन सी बिल्डिंग पॉइंट थी? टेम्परेरी बिल्डिंग पॉइंट। अब इसके बाद में आता है परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट का मतलब है जब प्लांट मुरझा जाए या प्लांट विल्ट स्टेज में आ जाए और उसको अगर इरिगेशन किया जाए, इरिगेटेड किया जाए या उसको वाटर सप्लाई दी जाए और वो वापस अपनी विल्ट स्टेज से बाहर ना आए। जब विल्ट स्टेज से बाहर नहीं आएगा, चाहे उसे कितनी सप्लाई, वाटर सप्लाई दी जाए, कितनी उसे इरिगेशन दिया जाए, इरिगेशन किया जाए उसका, अगर वो उससे विल्ट स्टेज से बाहर नहीं आता तो उसे हम कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब ये विल्ट पॉइंट आता कब है प्लांट के अंदर? जब प्लांट से या प्लांट के द्वारा वाटर ऑब्जर्वेशन कम हो और ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो। यानी कि पौधे ने पानी तो कम लिया और अपने शरीर से रिमूव ज्यादा कर दिया, यानी उसकी बॉडी से, प्लांट बॉडी से वाटर जो लॉस है वो ज्यादा हो रहा है और वाटर का एब्जॉर्ब कम हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में विल्टिंग पॉइंट आ जाता है। अब डिपेंड करता है कि ये कंडीशन, ये पोजीशन ज्यादा समय तक बनी रहती है तो परमानेंट स्टेज में चला जाता है विल्टिंग की, और ये कंडीशन कम टाइम के लिए होती है तो टेम्परेरी स्टेज पर होता है। तो यहाँ पर विल्टिंग को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? इरिगेशन करते हैं, और ये अगर टेम्परेरी स्टेज पर ही कर ली जाए तो प्लांट हमारा वापस सही हो जाता है, अदरवाइज वो प्लांट हमेशा के लिए मुरझा जाता है, सूख जाता है, बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर हमें इस बिल्डिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, किसकी रिक्वायरमेंट होगी? वाटर सप्लाई यानी इरिगेशन की। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद में फसल की जो क्रॉप है हमारी, उसकी समय पर बुआई के लिए। यानी कि सही समय पर फसल की बुआई करने के लिए। अगर हम राइट टाइम पर, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर क्रॉप की सोइंग नहीं कर पाते हैं तो इस पोजीशन में क्या होगा? हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, या प्रोडक्शन हमें अच्छा नहीं मिलेगा, या प्रोडक्शन की क्वालिटी खराब हो जाएगी। यानी इस तरह के कुछ ना कुछ डिसऑर्डर क्रॉप के प्रोडक्शन के अंदर नेचुरल रूप से आ जाएंगे। अतः सोइंग जो है, क्रॉप की सीड की सोइंग है, वो एक ऐसे टाइम पर की जाए जिससे हमारा क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो हमें बिल्कुल मैक्सिमम और
अच्छे क्वालिटी वाला या बेटर क्वालिटी वाला मिले। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमारे जितने भी फार्म है, हमारे एग्रीकल्चर फार्म है, एग्रीकल्चर फील्ड है, वहाँ पर मॉइस्चर है ही नहीं और हम सीड की सोइंग करना चाहते हैं, तो इस पोजीशन में हमें इरिगेशन करने की रिक्वायरमेंट जरूरी होगी। नेक्स्ट है इसके बाद में बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको एक्टिव बनाए रखने के लिए, अगर बेनिफिशियल माइक्रोब्स सॉइल के अंदर एक्टिव नहीं होंगे तो यहाँ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो ह्यूमस का फॉर्मेशन नहीं होगा, और ह्यूमस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्लांट को जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वो सिंपल कंपाउंड में जब तक नहीं आएंगे, जब तक प्लांट उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, और उसके जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो सॉइल से उसे नहीं मिल पाएंगे। अतः उस डिकम्पोजिशन को एक्टिव रखने के लिए, डिकम्पोजिशन को प्रॉपर बनाए रखने के लिए माइक्रोब्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा माइक्रोब्स के जो हमें ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा जैसे राइजोबियम की बात करें, राइजोबियम में ये क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, किन में पाया जाता है, पल्स क्रॉप में पाया जाता है, यानी लेगुमिनेसी फैमिली की। लेगुमिनेसी फैमिली की जितने भी प्लांट हैं उन प्लांट के अंदर ग्लैंड्स पाई जाती है रूट में, और उन रूट्स के ग्लैंड में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का सॉइल में फिक्सेशन करता है। इससे क्या होगा, हमारी नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर या मैन्योर की रिक्वायरमेंट कम होगी, यानी कि हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा। जैसे हम यूरिया डालते हैं नाइट्रोजन की सप्लाई, तो नाइट्रोजन में यूरिया की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तो इससे हमारा क्या होगा, कुछ हमें फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट जो यहाँ पर जितने भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको एक्टिव रखने के लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट इसके बाद में है जितने भी हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, हार्मफुल इंसेक्ट्स को कंट्रोल कैसे करेंगे, कई बार हमने देखा होगा जैसे रेनफॉल होती है उस समय पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स हमें आसपास में, अपने आसपास में दिखाई देते हैं, वातावरण में दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे रेनफॉल हुआ तो जितने भी पोरोसिटी सॉइल के अंदर थी, जो हम कहते हैं जैसे कुछ कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, बिल बना लेते हैं, तो इस तरह के जो बिल बना करके रहने वाले हैं उसमें क्या चला जाता है, पानी चला जाता है और वो बाहर आ जाते हैं। ठीक इसी तरीके से सॉइल के अंदर जो पोरोसिटी है उसमें पाए जाने वाले जितने भी हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, वो इंसेक्ट्स जैसे हम सिंचाई करेंगे तो वो पानी या इरिगेशन करेंगे, वो पानी पोर्स में चला जाएगा और उससे एयर निकल जाएगी, और वो माइक्रोब जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे और प्लांट्स की रूट को कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। तो हार्मफुल इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हमें इरिगेशन की आवश्यकता होती है। इसके बाद में जर्मिनेशन के लिए सीड के जर्मिनेशन के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होगी, इरिगेशन की। क्योंकि अगर हम कई बार देखें कि जैसे हमने कोई सीड, या मैं अगर ब्लैक ग्रेन की बात करूं या काबुली ग्रेन की बात करूं, जिसे हम साधारण भाषा में काबुली चना या काला चना कहते हैं, उसे पानी के अंदर डाल दें और कम से कम 6 से 8 घंटे उसे पानी में डिप रहने दें। तो इस पोजीशन में क्या होगा, जब हमने पानी में डाला उससे पहले हमने उस ग्रेन का वेट और उसका साइज लिया, और पानी में कुछ घंटे या कुछ आवर्स पानी में रहने के बाद में उसका वेट और उसका साइज हमने वापस मेजर किया, तो उसको मेजर करने के बाद में हम देखते हैं दोनों चीजों में इंक्रीजमेंट हुआ। अतः यहाँ पर भी जब सॉइल जो सीड है, सीड को जो
मॉइस्चर मिलती है, मॉइस्चर मिलते ही उसकी जो आउटर लेयर है वो क्रैक हो जाती है और बीज आसानी से इजीली जर्मिनेट हो पाता है। तो उसको क्रैक करने के लिए भी मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है और वो मॉइस्चर भी हमें इरिगेशन द्वारा या हम उस सीड को इरिगेशन के द्वारा दे सकते हैं। इसीलिए सीड की सोइंग करने से पहले या करने के आसपास हम उस सॉइल को मॉइस्चर देते हैं, मॉइस्चर सप्लाई करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं, जिससे सीड का जर्मिनेशन हो सके। नेक्स्ट है इसके बाद में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई के लिए हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स के जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैक्सिमम वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और वाटर सॉल्युबल होने के कारण ही वाटर के साथ साथ जैसे प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से वाटर में एब्जॉर्ब होकर के प्लांट के अंदर चले जाते हैं और प्लांट उनका अपने अलग अलग एक्टिविटीज में, अलग अलग बायोलॉजिकल फिनोमिना में या अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज करता है। तो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई के लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई के लिए भी हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जब प्लांट्स के अंदर या सॉइल के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होती है उस समय पर हम इरिगेशन के द्वारा या वाटर सप्लाई के द्वारा उसे उसके फ्लो को या उसके सर्कुलेशन को बनाए रखते हैं, जिससे उस सर्कुलेशन से क्या होगा, वो सर्कुलेशन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक या एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक या कंप्लीट बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि पानी प्लांट के पूरे पार्ट के अंदर सर्कुलेट होता है। अगर पूरे पार्ट के अंदर सर्कुलेट होगा तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी प्लांट के अंदर वाटर के साथ साथ सर्कुलेट होते रहेंगे। अतः न्यूट्रिशन सप्लाई को बनाए रखने के लिए, न्यूट्रिशन सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए भी हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि प्लांट्स की इरिगेशन करना कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट है जब रेनफॉल नहीं होता यानी कि रेनफॉल की डेफिशिएंसी, यानी कि जितने रेनफॉल की जितने अमाउंट में वाटर की आवश्यकता है वो रेनफॉल से ना मिले या रेनफॉल सही समय पर ना हो, तो इस कंडीशन में भी हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि अगर हमें कल बीज की सीड की सोइंग करनी है और रेनफॉल हो ही नहीं रहा, तो हमें उससे पहले क्या करना है, हमें वाटर सप्लाई की, वाटर के इरिगेशन का मैनेज करना है, इरिगेशन सप्लाई करनी है, जिससे वाटर सॉइल के अंदर मॉइस्चर हो और उसका सीड जो हमने सीड बो रहे हैं उस सीड का जल्दी से जल्दी जर्मिनेशन हो। अतः रेनफॉल सही टाइम पर ना होना और दूसरी कंडीशन है रेनफॉल का सफिशिएंट क्वांटिटी में ना होना। दोनों ही कंडीशन में हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हम इरिगेशन करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद में क्रॉप को prevent the crop from frost, hot wind, high temperature, यानी कि वेदर की जो भी एडवर्स सिचुएशन है, एडवर्स कंडीशन है, उन कंडीशन में मेन आती है फ्रस्ट, सेकंड है हॉट विंड, थर्ड है हाई टेम्परेचर। ये तीनों कंडीशन से क्रॉप को बचाने के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि फर्स्ट में जो लीफ के ऊपर पतली परत बर्फ की जम जाती है उसे बचाने के लिए हम हल्की सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं, तो फर्स्ट से जो क्रॉप को लॉस हो रहा है वो कम हो जाएगा। हॉट विंड यानी गर्म हवा, लू जिसे हम कहते हैं, इससे पौधों को बचाने के लिए, प्लांट को प्रिवेंट करने के लिए हम अगर इरिगेशन कर देते हैं तो वो जो गर्म वायु का टेम्परेचर है वो कुछ कम हो जाता है। जहाँ पर टेम्परेचर सॉइल का हाई है वहाँ पर अगर हम
पानी का छिड़काव कर देते हैं यानी सिंचाई कर देते हैं, इरिगेशन कर देते हैं, तो इरिगेशन करने से वहाँ का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी हॉट सरफेस पर, हाई टेम्परेचर वाली सरफेस पर अगर आप वाटर डाल दें या वाटर का छिड़काव पर स्प्रे कर दें तो उससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इरिगेशन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। फिर इसके बाद में है सॉइल डिसऑर्डर का। सॉइल डिसऑर्डर जितने भी हैं, चाहे सॉइल के अंदर इंसेक्ट्स हो, चाहे सलाइन सॉइल हो या सॉइल का पीएच बहुत ज्यादा बहुत कम हो, इस कंडीशन में भी हम इरिगेशन के द्वारा उसका पीएच या उसके सॉइल की कंडीशन को कंट्रोल कर पाते हैं, जिससे कि प्लांट्स को वहां या क्रॉप को वहां ग्रो किया जा सके। जैसा अभी मैंने बताया था कि साल्ट को रिमूव कर देते हैं, तो सलाइन सॉइल है तो वहां से साल्ट रिमूव हो गए तो वो एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल हो गई सॉइल। सेकंड है, अगर सॉइल के अंदर इंसेक्ट्स हैं तो उनको हमने क्या किया, जैसे इरिगेशन किया इंसेक्ट्स बाहर आ गए उसके पोर से। थर्ड है, अगर वहां पर कोई वीड्स ग्रो किए हुए हैं तो वहां पर हमने पानी भर दिया, पानी भरने से यानी इरिगेशन कर दिया, इरिगेशन से वहां पर पूरा वाटर फ्लडिंग हो गया, और वाटर फ्लडिंग एरिया जो है या वाटर लॉगिंग एरिया है, वहां पर क्या होगा, उन प्लांट्स को या उन प्लांट्स की रूट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हर पोर्स में जितनी भी पोरोसिटी थी सॉइल की उस सब में एयर की जगह पर पानी पहुंच गया। अब ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो प्लांट के जितने भी जो वीड प्लांट हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे यानी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, वो पीले पड़ के सूखने लगेंगे। इस तरीके से हम वीड कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये सॉइल के जो डिसऑर्डर है, क्योंकि सॉइल के डिसऑर्डर में वीड कंट्रोल, वीड जो है वो भी सॉइल का ही डिसऑर्डर है, इन सबको हम वाटर के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। अतः ये हमारी जो इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंस जरूरी है कि हम इनका और ऑब्जेक्ट जो हमारे थे या जो हमारे क्या नाम है नीड थी, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको सीधा सीधा स्पष्ट दिखने को मिल रहा है इन पॉइंट्स में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें इंपॉर्टेंस में कौन सा पॉइंट्स देने हैं और क्या रीजन देना है। जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है उस चीज को आपको क्लियर करना है उस पॉइंट्स के अंदर, जो पॉइंट्स जिससे रिलेटेड है। हम पॉइंट्स लिखते हैं, क्योंकि हम 12th स्टूडेंट हैं, सीनियर स्टूडेंट्स हैं, तो हमें ये चीज क्लियर करनी है। खाली पॉइंट लिख करके नहीं छोड़ना है, बल्कि पॉइंट को डिस्क्राइब करना है, उसको समझाना है, एक्सप्लेन करना है, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आगे उस पर बढ़ना है। तो हमें जो आंसर देना है वो कंप्लीट आंसर देना है, जिस तरह से मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। इसी तरीके से अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपकी मार्किंग लगभग जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको 5 में से 5 और 6 में से 6 मार्क्स मिलेंगे। तो लिखने का तरीका, क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने का मेथड, और उसके बाद में जो पॉइंट्स हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करना, ये बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही, और इसके आगे के लिए हम नेक्स्ट कंटिन्यू बने रहें हमारी ऑनलाइन से वाले ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस के अंतर्गत। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जहां आपकी समस्याएं कहीं भी आ रही हैं किसी पॉइंट्स को समझने में या किसी पॉइंट के लिए, तो उसके लिए कमेंट करें और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें। ओके, गुड बाय।